हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिक। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंतर्गत अपन ने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी गेटवे रिएक्शन, या जिसको हमने लिंक रिएक्शन कहा था, उसके बारे में। आज जो अपना मेन टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से पहले अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जनरल जो इंट्रोडक्शन था इसका, एनर्जेटिक्स या इसकी जो मेन जो चीज़ें थी वो अपन ने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। इस वीडियो में अपन इसकी रिएक्शंस जो हैं या जितनी भी जो स्टेप्स हैं वो किस प्रकार से कंप्लीट होती हैं उनके बारे में यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक बार गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन को वापस रिकॉल करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है उससे, जो कि जिसको अपन 1 × 6 कार्बन लिख सकते हैं, लास्ट में अपने को पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और चूंकि पायरुविक एसिड जो है वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल, सो इसलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है इस लिंक रिएक्शन के अंतर्गत पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए में। और ये एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं उनके थ्रू मैट्रिक्स में पहुंचता है और वहां जाकर के इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके दौरान बहुत सारे रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स जो हैं वो अपने को एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलते हैं, जैसे कि NADH2 है, FADH2 है। हालांकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू अपने को डायरेक्ट ATP भी मिलता है। लेकिन बेसिकली जितने भी जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो अपने को रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए के रूप में मिलते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो वापस पीछे एक बार अपन चलते हैं, जिसमें आपको बताया था पायरुविक एसिड जिसका 1 मॉलिक्यूल या 3 कार्बन जिसको अपन लिख सकते हैं, ये बहुत सारे जो एक्चुअल में पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज जो कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, बहुत टिपिकल कॉम्प्लेक्स है एंजाइम का, उसमें बहुत सारे सहकारक भाग लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कोएंजाइम, उसके अलावा लाइपोइक एसिड, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, NAD जो कि कोएंजाइम के रूप में काम करता है, और साथ में मैग्नीशियम आयंस। इनका एक कॉम्प्लेक्स होता है। और यहाँ जो बेसिकली जो घटना घटित होती है, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन कम हो जाता है यहाँ से। और जो NAD है जो कि कोएंजाइम के रूप में काम करता है, एंजाइम की स्ट्रक्चर्स वगैरह के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि होलो एंजाइम का प्रोटीनिशियस पार्ट जो होता है वो कोएंजाइम होता है, जैसे कि NAD है। तो ये इसका रिडक्शन होता है, तो यहाँ से NADH2 भी अपने को मिलता है। और जो एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है कंप्लीटली, या इसको पूरी प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, वो होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम्स के नाम आपको अच्छी तरह से याद करने होंगे। और अंतिम जो प्रोडक्ट है अपना, वो जो अपने को मिलता है वो मिलता है यहाँ एसिटाइल को एंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ये जो है ये एंटर कर जाता है कहाँ? मैट्रिक्स में। ये एंटर करता है किसमें? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है, जहाँ पहले से प्रेजेंट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहाँ आप इसको ऑक्जेलो एसीटेट भी लिख सकते हैं। और ये जो है 4 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन यानी कि संघनन अभिक्रिया होती है। और ये जो अभिक्रिया है ये उत्प्रेरित की जाती है एंजाइम जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेटेज को एंजाइम यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। और इस अभिक्रिया के दौरान एक अणु जल का यूज़ किया जाता है और उत्पाद के रूप में अपने को मिलता है सिट्रिक एसिड।
सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं? 3, यानी कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से ये एक प्रकार का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसीलिए क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है इसे, तो आप याद रखें, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। चूंकि और दूसरा फर्स्ट इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है वो बनता है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद जो सिट्रिक एसिड है, ये एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसका सहकारक होता है यहाँ आयरन, और ये कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड। 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और जो विशेष बात है वो यहाँ एक जल का अणु बाहर निकलता है, अर्थात मुक्त होता है। इसके बाद जो सिस एकोनिटिक एसिड है, ये सिस एकोनिटिक एसिड दोबारा वही एंजाइम जिसका नाम है एकोनिटेज, वही सहकारक Fe+, लेकिन यहाँ एक जल का योजन होता है, अर्थात जल के एक अणु का यूज़ किया जाता है, और जो प्रोडक्ट है वो अपने को मिलता है आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, और ये होता है 6 कार्बन कंपाउंड। अब मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ, वो ये कि अगर एनसीईआरटी बुक की अगर अपन बात करें तो चूंकि सिट्रिक एसिड में और आइसोसिट्रिक एसिड में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक OH ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस आता है, अर्थात ये लगभग एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो यहाँ आप कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इस स्टेप को अगर याद भी नहीं रखना चाहें तो अपन यहाँ से इसको डायरेक्टली इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंजाइम यहाँ हम लिख सकते हैं आइसोमरेज, यानी कि एक प्रकार से आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमरेज लिखना चाहें तो आइसोमरेज भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अपन एकोनिटेज भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। चूँकि अपन बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात कर रहे हैं तो चूंकि अपने को ये पूरी स्टेप्स अपने को याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अपनी जो राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें अपन को इसको शामिल कर रखा है। तो लेकिन फिर भी यदि आप यहाँ से डायरेक्ट इसको मेंशन करके आते हैं तो भी आपका जो आंसर है या जो साइकिल है वो गलत नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद जो आइसोसिट्रिक एसिड है, इस आइसोसिट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन। और यहाँ एंजाइम जो काम आता है वो आता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब चूंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो सहकारक यहाँ ऑब्वियसली आपको पीछे बताया गया है Mg++, यानी कि मैग्नीशियम आयन काम आएंगे। अब चूंकि डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है तो यहाँ से जो H हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होंगे उनको ग्रहण करने वाला कौन होगा? उनको ग्रहण करने वाला होगा यहाँ कोएंजाइम NAD, और यहाँ जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा NADH2। हालांकि अपन NADH2 लिखते हैं वो गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्लियरली डिफाइन करना चाहें तो अपने को जो एग्जैक्ट लिखना है एग्जाम में वो लिखना है NADH+H+। तो ये ऑक्सीडाइज था, अब इसका यहाँ रिडक्शन हो गया है, अर्थात अपने को यहाँ पर एक क्या मिल गया? NADH2, और जो प्रोडक्ट है वो बनता है यहाँ ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। प्रोडक्ट जो है वो बनता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो यहाँ बनता है वो भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन की एक प्रोसेस होती है, डीकार्बोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अच्छा, कुछ किताबों में ये भी मेंशन कर रखा है कि जो आइसोसिट्रिक एसिड है वहाँ से डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस से 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है।
लेकिन अपने को यहाँ इस स्टेप को शामिल करना है। तो डी कार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होती है। तो आप ये याद रखें, अपन ने एंटर करवाए हैं यहाँ 2 कार्बन, और 2 कार्बन में से जो एक कार्बन है वो अपना यहाँ पर क्या किया जा चुका है, रिलीज किया जा चुका है। अब ये जो कार्बन रिलीज हो गया तो यहाँ एक कार्बन की कमी हो गई, और एक कार्बन की कमी होने पे 5 कार्बन कंपाउंड के रूप में अपने को मिलता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है। एकमात्र बनने वाला 5 कार्बन कंपाउंड जो कि होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, इसका भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है फिर यहाँ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन हमने यहाँ एंटर किए थे एसिटाइल को एंजाइम के रूप में, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किए जा चुके हैं। अब इसके बाद में दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन संभव नहीं होगा। अब इसके अलावा जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, इसके अलावा जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जिसका नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डीहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, साथ ही साथ यहाँ एंटर करता है को एंजाइम ए, और इसके अलावा यहाँ NAD जो कि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होंगे उनको ग्रहण करता है, और ग्रहण करके बनाता है NADH+H+, या जिसे आप लिख सकते हैं NADH2। तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में हमें यहाँ भी क्या मिलता है, NADH2 मिलता है। तो एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला। अब चूंकि यहाँ एक कार्बन निकल गया, ये 5 कार्बन था, तो 4 कार्बन कंपाउंड के रूप में अपने को जो यहाँ मिलता है उत्पाद, वो होता है सक्सिनिल या सक्सिनाइल को एंजाइम ए, और ये होता है 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए है, 4 कार्बन कंपाउंड है, इसका थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम होता है सक्सिनाइल थायोकाइनेज, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थायोकाइनेज, एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ को एंजाइम ए रिलीज कर दिया जाता है, और एटीपी के समतुल्य जीडीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है, उत्पाद मिलता है जीटीपी, जो कि इक्वल होता है किसके, एटीपी के। तो ये एकमात्र ऐसी स्टेप है जहां सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है और डायरेक्ट एटीपी यहां जनरेट किया जाता है। पूरे क्रेब साइकिल में केवल और केवल यही एक स्टेप है जहां पर डायरेक्ट एटीपी क्या किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है। और जो उत्पाद है इस सक्सिनाइल को एंजाइम ए से उत्पाद जो मिलता है वो मिलता है हमें यहाँ सक्सिनिक एसिड, और ये भी 4 कार्बन कंपाउंड होता है। अब यहाँ सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, सक्सिनिक एसिड का क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, और डिहाइड्रोजिनेशन में जो एंजाइम काम आएगा वो आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आएगा। इसके अलावा जो सहकारक होंगे वो कौन होंगे, Mg++। अब यहाँ जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि यहाँ अब तक जब भी हाइड्रोजन रिलीज हुए तो उनको ग्रहण किया को एंजाइम NAD ने, किसने किया, NAD+ ने। इस बार जो एंजाइम जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज किए जाएंगे उनको पिकअप किया जाएगा किसके थ्रू, FAD+ के थ्रू, और उत्पाद मिलेगा अपने को FADH2। FADH2 यहाँ मिलेगा और मैग्नीशियम आयन सहकारक के रूप में काम करेंगे, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा यहाँ फ्यूमेरिक एसिड। क्या बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड, और ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ फ्यूमेरिक एसिड से जल योजन की प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किया जाएगा
एंजाइम होगा यहाँ फ्यूमेरेज, एंजाइम का नाम याद रखें आप, फ्यूमेरेज। फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड का जलयोजन की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मैलिक एसिड। क्या बनता है? मैलिक एसिड, जो कि मैलेट के रूप में प्रेजेंट होता है, और ये भी कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 4 कार्बन कंपाउंड होता है। अब यहाँ मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन होगा। मैलिक एसिड का क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन होगा, और जो एंजाइम यहाँ काम आता है वो आता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ जो सह कारक होंगे वो मैग्नीशियम आयन होंगे। अब दूसरी बात, जब यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो निकलने वाले जो हाइड्रोजन है वो यहाँ वापस ग्रहण किए जाएंगे किसके थ्रू? NAD+, जिसका पूरा नाम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। इसके द्वारा ये दोनों हाइड्रोजन पिकअप किए जाएंगे, और जो प्रोडक्ट है अपने को मिलेगा NADH+H+, या जिसे हम यहाँ लिख सकते हैं NADH2, और प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिलेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि दोबारा क्रेब्स साइकिल के 1 मोर राउंड, यानी कि एक और जो चक्र है, चूंकि अपने को पता होना चाहिए ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से मिलते हैं पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल से एक एसिटाइल को एंजाइम बना तो दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा एसिटाइल को एंजाइम बनेगा। तो ये जो साइकिल अपन ने पढ़ा है वो एक एसिटाइल को एंजाइम के पार्टिसिपेशन के फलस्वरूप पढ़ा है। तो अगर यहाँ अपन ध्यान दें तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम बनता है, एसिटाइल को एंजाइम से सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड आइसोमराइजेशन के थ्रू या एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक कुछ समय के लिए बनने वाला एक अल्पकालिक मध्यवर्ती उत्पाद सिस एकोनिटिक एसिड का निर्माण करते हुए अपने समावेवी आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आइसोसिट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन कंप्लीट होता है, जिसके फलस्वरूप और प्रोडक्ट मिलता है अपने को ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो बनता है यहाँ इस दौरान अपने को NADH2 भी प्राप्त होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं NADH2 एक। फिर इसके बाद में ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, अर्थात एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिमूव कर दी गई है 2 कार्बन में से, तो एक का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया है कंप्लीट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 5 कार्बन कंपाउंड के रूप में अपने को प्रोडक्ट मिलता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। और ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का पुनः ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जहाँ एंजाइम जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ भी एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकलती है, अर्थात जो दोनों कार्बन यहाँ एंटर किए थे वो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज कर दिए गए हैं। तो एक प्रकार से वास्तविक तौर पे यदि हम देखना चाहें, कहना चाहें, तो क्रेब्स साइकिल यहाँ ख़त्म हो चुका है, अर्थात जो कार्बन एंटर किया था ग्लूकोज के वो यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज कर दिए हैं। लेकिन इस साइकिल को दोबारा चालू करने के लिए अपने को एंड प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड चाहिए। तो यहाँ से जो अभिक्रियाएँ हैं वो केवल और केवल रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। हालांकि ये हैं तो पार्ट का क्रेब्स साइकिल का ही, लेकिन एक्चुअल जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जो कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करती है वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में जो यहाँ भी अपने को NADH2 मिलता है, तो एक NADH2 मैं यहाँ और लिख देता हूँ NADH2। अब यहाँ सक्सिनाइल को एंजाइम जो बनता है यहाँ थायोकाइनेज की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट लेवल SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जिससे GTP के रूप में अपने को एनर्जी मिलती है जो कि इक्वल टू ATP, अर्थात अपने को यहाँ एक अलग से ATP भी मिलता है। और इसके बाद में यहाँ सक्सिनिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की एंजाइम की प्रेजेंस में डीहाइड्रोजिनेशन के फलस्वरूप फ्यूमेरिक एसिड बनाता है। और इस बार यहाँ जो निकलने वाले हाइड्रोजन हैं उनको गेन करता है कौन? एक दूसरा को एंजाइम जिसका नाम है FAD फ्लेवो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये रिड्यूस होकर के FADH2 का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो एक मिलता है अपने को FADH2। इसके बाद फ्यूमेरिक एसिड के जलयोजन की प्रक्रिया के द्वारा मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और मैलिक एसिड के डिहाइड्रोजिनेशन के फलस्वरूप एंड प्रोडक्ट के रूप में अपने को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलता है, जो कि दोबारा इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ भी अपने को क्या मिलता है? एक NADH2 मिलता है। तो अपन ने यहाँ देखा
3 NADH2 मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है और एक डायरेक्ट ATP मिलता है। अब देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपटीशन एग्जाम में या नीट लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्रेब्स साइकिल के दौरान होने वाला SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किस स्टेप में होता है। तो वहाँ आपको स्टेप्स दी हुई रहेंगी, जैसे फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, सक्सिनेल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनेल कोएंजाइम ए। तो आपको उसमें ऑप्शन छांटना रहता है, तो आप याद रखें सक्सिनेल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट होता है, जहां अपने को जीटीपी के रूप में एक प्रकार से डायरेक्ट क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। इसके बाद में अब अगर अपन बात करें यहाँ, तो क्रेब्स साइकिल के दौरान जो अपने अगर एटीपी अकाउंट, यानी कि इसमें कितनी एटीपी अपने को मिलती है, उसकी यदि अपन बात करना चाहें तो डायरेक्ट एटीपी तो केवल और केवल अपने को क्या मिलती है, एक एटीपी मिलती है, और वो भी किस फॉर्म में मिलती है, जीटीपी के फॉर्म में। लेकिन फिर भी ये जो NADH2, जो 3 NADH2 हैं, एक FADH2 है, इनका ETS के दौरान जब ऑक्सीडेशन किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिसे हम कहेंगे, फाइनल ऑक्सीडेशन कहेंगे, जब इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एक NADH2 इक्वल होता है 3 ATP के। किसके इक्वल होता है, 3 ATP के। तो 3 ATP, जो 3 NADH2 हैं वो 9 ATP, और FADH2 जो है वो ETS के दौरान क्या करता है, इसके पास पावर होती है कि यूबिक्विनोन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स आगे अपन ETS में पढ़ेंगे, ये उसको डायरेक्टली रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए यहाँ 3 ATP बनने के बजाय कितने ATP बनते हैं, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं और एक मिलती है अपने को ATP। तो टोटल ATP गेन 12, टोटल ATP गेन 12। हाँ, अगर इस कनेक्टिंग रिएक्शन या लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन को भी यदि हम शामिल कर लें, तो चूंकि एक पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने पे अपने को मिलता है एक NADH2, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने मिलेंगे, 2 NADH2 मिलेंगे। तो यदि 2 NADH2 और इसमें ऐड कर दिए जाएं, यदि हम इसमें 2 NADH2 और ऐड कर दिए जाएं, तो अपने को यहाँ 3 ATP, यानी कि टोटल मिलाकर के एक साइकिल में यदि एक NADH2 से 3 ATP और अगर मिलते हैं, तो यहाँ 12 और 3 कितने हो गए, 15 ATP। यानी कि एक पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का ये बनता है, तो एक NADH2, तो एक NADH2 बराबर 3 ATP, तो 12 ATP एसिटाइल कोएंजाइम के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, और 3 ATP और ऐड हो जाते हैं जब क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, तो 15 ATP। तो एक साइकिल से अपने को 15 ATP मिलते हैं, और 2 साइकिल जब कंप्लीट होंगे, यानी कि पायरुविक एसिड के जब 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे, तो 15 ATP गुणा 2 बराबर कितने ATP हो गए, 30 ATP। और पीछे यदि हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, जिसमें मैंने एनर्जेटिक्स आपको बताई थी, तो उसमें जो अपने को टोटल प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, या टोटल गेन जो है डायरेक्ट ATP 2 और 2 NADH2 से 6 ATP, तो टोटल 8 ATP मिलते हैं। तो टोटल ATP जो हैं वो अपने कितने होते हैं, 38 ATP। हालांकि कुछ कंडीशन में 36 ATP भी निर्मित होते हैं, तो वो कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में अपन जब ETS में बात करेंगे तब आपको बताएंगे। तो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में, नीट लेवल के क्वेश्चंस में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंप्लीट ऑक्सीडेशन या क्रेब्स चक्र के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान आपको मिलने वाले ATP की संख्या या ATP के उत्पादन की जो संख्या है वो क्या होगी। तब आपका आंसर होगा 12 ATP। लेकिन यदि क्वेश्चन में एसिटाइल कोएंजाइम ए के बजाय आपसे पूछा गया है पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन या क्रेब्स चक्र के दौरान पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप मिलने वाले ATP की संख्या, तब आपका आंसर होगा 15 ATP। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और जो ग्लूकोज के एक अणु के कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज अणु के कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS, देन टोटल गेन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज 38 ATP। यानी कि टोटल जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 38 ATP। तो आप इस क्रेब्स साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ें,
समझें। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। और जो मेरे पर्टिकुलर जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे मेरे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन के तौर पे या अपनी कहीं भी जो भी किसी भी प्रॉब्लम है वो उसमें आप शेयर कीजिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसके दौरान इन NADH2, FADH2 जो भी अपने को ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान जितने भी मिले हैं उन सभी के कंप्लीट ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार कंप्लीट होती है, कैसे कैसे वहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ यूज़ होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ETS में। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।